हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो क्लास मैं बता देता हूं कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें से 9th वीडियो अपलोड हो चुका है। कितना वीडियो अपलोड हो चुका है? चैप्टर नंबर 21 का 9th वीडियो अपलोड हो चुका है। और ये जो आज का आप लेक्चर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 21 का 10वां लेक्चर है। कौन सा वीडियो है ये? 10 नंबर वीडियो, पार्ट 10 यानी कि पार्ट 10 नंबर वाला वीडियो है ये, ठीक है। और ये भी बता दे कि आज के टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 21 समाप्त होने वाला है। कितना अजीब लग रहा है ना कि इस 10 लेक्चर के साथ इस चैप्टर अजीब अंत हो रहा है। मतलब इस चैप्टर में 10 लेक्चर अपलोड कर 9 लेक्चर अपलोड हो गया है। ये जो है 10वां है और ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। चैप्टर का क्या है? आखिरी टॉपिक है। और बता देते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है? मानव कान। टॉपिक का नाम क्या है? मानव कान। पिछला टॉपिक पढ़े थे मानव आंख के बारे में, लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? मानव कान के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड सवाल कि कान आखिर में होता क्या है, ठीक है। कान में कितने प्रकार होते हैं, ये जानेंगे। फिर देखेंगे कान के कितने भाग होते हैं, ये जानेंगे। फिर जानेंगे क्या सभी जीवों में कान पाया जाता है, ये जानेंगे। फिर ये भी जानेंगे कि क्या कोई जीव में कान पाया जा रहा है तो इससे कुछ उसका विशेष गुण दर्शाता है क्या, ये भी जानेंगे। फिर जानेंगे कान सिर्फ सुनने में ही काम देता है क्या, और सुनने में काम देता है तो कैसे सुनने में काम देता है। और ये भी जानेंगे कि कान जो होता है वो शरीर के संतुलन को भी बनाता है। ये क्या बोल दिया हमने? सही बोला हमने। कान जो है ये शरीर के संतुलन में भी भाग लेता है और ये सुनने में भी मदद करता है, ठीक है। तो कैसे? सुनने में भी मदद करता है तो कैसे, और शरीर के संतुलन में भी करता है तो कैसे? ये दोनों आंसर, ये सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका तो एक स्क्रीनशॉट मारिए इसके फोटो का, ठीक है। ये फोटो आपको डिटेल से बनाना है, ओके। जैसे जैसे हम बनाए वैसे वैसे आपको भी बनाना है। किताब में थोड़ा अजीब है, वो नहीं बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फ्रेश है, अलग तरीके का फोटो है, बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। सबसे पहले ये बताते हैं कि मानव कान का काम क्या है। दो काम है। कितना काम है? दो काम। एक काम है सुनना, एक काम क्या है? सुनना। और दूसरा काम है शरीर के संतुलन में मदद करना। सुनने में मदद करना पहला काम, और दूसरा काम क्या है? शरीर के संतुलन में मदद करना। तो दोनों काम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आज के पहले आपको पता होगा कि कान का सिर्फ एक काम है, वो भी सुनने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? सुनने में। लेकिन आज आपको एक नया पॉइंट ये भी जोड़ना है कि कान सिर्फ सुनने में मदद नहीं करता है, बल्कि ये शरीर के संतुलन को भी बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जानते हैं कि जो कान होता है इसके 3 भाग होता है। मानव कान का कितना भाग होता है? 3 भाग। एक होता है बाह्य कर्ण, एक होता है मध्य कर्ण और एक होता है अंतःकर्ण। तो ये कितने भाग होते हैं? कर्ण के 3 भाग होते हैं। कर्ण मतलब कान, ठीक है। तो कान के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। अच्छा, ये जो इधर आपको फिगर दिख रहा है, या आपको ये कान दिख रहा है क्या? देखिए ये कान है, जैसे यहाँ फिगर बना हुआ उसी प्रकार से ये कान है, ठीक है। बचपन में आप लोग क्या किए होंगे? गुड इंग्लिश पढ़े होंगे, या बच्चे अपने बच्चे को, मतलब आपके घर में कोई बच्चा है तो उसको गुड इंग्लिश से पढ़ाते होंगे कि ये कान है। कान को इंग्लिश में ईयर कहते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा बकवास है। ये बात पूरा का पूरा क्या है? बकवास है। कैसे बकवास है बताते हैं। कान तो पूरा अंदर तक है, ये सिर्फ कान थोड़ी है, कान तो पूरा अंदर तक है, ठीक है। जैसे बोल दिए कि ये हाथ है, नहीं ये तो सही है कि हाथ ही है, ठीक है ना, इसमें कोई बात थोड़ी है। जैसे कि ये कान नहीं है, ये पिन्ना है। ये क्या है? पिन्ना। जो भी आपको बाहर में ये दिखता है इसको कान नहीं बोलते, इसको पिन्ना बोलते हैं। फिर से बोलते हैं, कान के 3 भाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। तो जो बाह्य कर्ण होता है उसके अंतर्गत 2 चीज आता है, एक आता है पिन्ना और एक होता है बाह्य श्रवण नलिका। एक क्या होता है? पिन्ना, और एक होता है बाह्य श्रवण नलिका। तो बचपन में गुड इंग्लिश में क्या पढ़े होंगे कि ये जो बाहर में होता है ये कान होता है। नहीं, ये बिल्कुल सारा सारा बकवास है। ये कान नहीं होता है, ये होता है पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना। तो आज के बाद इसको कान नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? पिन्ना बोलना है, ठीक है।
ये जो भी बाहर में आपको संरचना दिखता है, ये इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। अच्छा, ये वही पिन्ना वाला भाग है जिसमें लड़का लोग भी कनवाली वगैरह पहनता है, और लड़की तो ऑलरेडी पहनती ही है। इसमें कनवाली लटकाया जाता है यहाँ पर, या झुमका लटकाया जाता है, ठीक है, इस वाले भाग में। तो ये पूरा का पूरा वाला भाग जो, ये कौन सा भाग है? पिन्ना वाला भाग है। ओके, और ये पिन्ना है, और उसके अंदर एक नली दिखता होगा। अगर आप कान के अंदर में देखेंगे कि एक नली जैसा दिखाई देगा, उस नली को बोलते हैं बायसर्वन नली। उस नली को क्या बोलते हैं? बायसर्वन नली। तो ये पिन्ना और बायसर्वन नली, ये जो दोनों भाग है, इस भाग को बोलते हैं बाह्यकर्ण। इस भाग को क्या बोलते हैं? बाह्यकर्ण। ठीक है, अब जो भी मध्य कर्ण होता है और अंतःकर्ण होता है, हमें दिखाई नहीं देता। जो भी मध्य कर्ण होता है और अंतःकर्ण होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है। ठीक है, तो बता देते हैं कि जो मध्य कर्ण होता है वो एक खाली भाग होता है, और वो 3 हड्डी से मिलकर बना होता है। कितने हड्डी से मिलकर बना होता है? 3 हड्डी से। जैसे देखिए, मेलियस, इनकस और अस्टेपिस। ये हड्डी वाला चैप्टर में भी बताया गया था कि कान में कितना हड्डी होता है? 3 हड्डी। 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में, तो 3 दिना कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, और तीनों का नाम क्या है? मेलियस, इनकस और अस्टेपिस। मेलियस, इनकस और अस्टेपिस। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताए थे हड्डी वाले में, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी, बताइए कमेंट में। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी अष्टपीज। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी अष्टपीज, और मानव के शरीर का सबसे बड़ा हड्डी फीमर। याद होना चाहिए। ठीक, तो जिस वाले भाग में हड्डी मिलता है 3 को, उस वाले भाग को बोलते हैं मध्यकर्ण। उस वाले भाग को क्या बोलते हैं? मध्यकर्ण। ओके, तो बाह्यकर्ण खत्म हो गया, मध्यकर्ण खत्म हो गया। अब बचा हुआ है हमारा आंतरिक कर्ण। अब क्या बचा हुआ है? हमारा आंतरिक कर्ण। ये जो आंतरिक कर्ण वाला भाग है, ये बहुत पेचीदा फोटो है। कैसा फोटो है? बहुत ही घुमावदार फोटो है, लेकिन हमने सिर्फ एक बार घुमाया है। जो भी आपके बुक में फोटो दिया हुआ बहुत बार घुमावदार है, ये संरचना होता है आंतरिक कर्ण, लेकिन इसमें बहुत डिटेल जानना है, तो आराम आराम से समझना है, तो इसलिए हल्का फोटो बनाया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो अभी जो आपको दिख रहा है, इतना समझिए कि जो भी अंदर में ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं आंतरिक कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक कर्ण। और आंतरिक कर्ण कुछ नहीं होता है, ये द्रव से भरा हुआ रहता है और एक आवरण से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसको लेब्रिंथ बोलते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं, आगे बताया जाएगा। ओके, और यहीं से सुनने का काम होता है और शरीर के संतुलन का काम होता है। तो जो ये अंदर अंदर वाला भाग दिख रहा है, उसमें एक चीज और दिख रहा है, ये होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसके बारे में आगे बात करेंगे। और ये होता है टेक्टोरियल झिल्ली। ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई के ऊपर ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से मानव कर्ण के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। बाह्यकर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है? ईयर पिन्ना, बाह्यश्रवण नलिका, ये हो गया बाह्यकर्ण के अंतर्गत। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज दिख रहा है, कर्णपट झिल्ली। एक और चीज क्या दिख रहा है? कर्णपट झिल्ली। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? बाह्यकर्ण और मध्य कर्ण के बीच क्या पाया जाता है? एक झिल्ली नुमा संरचना पाया जाता है, उसी को बोलते हैं कर्णपट झिल्ली। इसी को क्या बोलते हैं? कर्णपट झिल्ली। ऐसा सुने होंगे कि कान का चदरा फट जाएगा। अगर ज्यादा ज्यादा साउंड वाला आवाज सुनेंगे तो कान का चदरा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो कान का चदरा कहने का मतलब क्या? वही कर्णपट झिल्ली। कान का चदरा कहने का मतलब कर्णपट झिल्ली। और ये कहाँ स्थित होता है? बाह्यकर्ण तथा मध्य कर्ण के बीचों बीच। देखिए, ये बाह्यकर्ण है और ये मध्य कर्ण है, तो इसके बीच में क्या पाया जा रहा है? कर्णपट झिल्ली पाया जा रहा है। इसी को कान का चदरा बोलते हैं। यहाँ का कोई डाउट है? नहीं, क्लियर है। तो अच्छे से इसका फोटो बनाइएगा, अच्छे से नामकरण कीजिएगा। अब इसके हर एक पार्ट को पढ़ेंगे एक एक करके, और इसका काम भी जानेंगे। ठीक है, अभी अभी बताए थे कान का संरचना, और उसमें बताए थे 3 भाग होता है। कान में कितना भाग होता है? 3 भाग। एक होता है बाह्यकर्ण, एक होता है मध्यकर्ण, और एक होता है आंतरिक कर्ण यानी कि अंतःकर्ण। तो अब क्या करेंगे? इसी तीनों भाग को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बाह्यकर्ण के बारे में। देखिए, बाह्यकर्ण क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताते हैं। ये जो कान होता है हमारा 2 संवेदी क्रिया करता है, ये भी बता दिए थे। एक सुनने का काम करता है और एक शरीर के संतुलन में करता है। और कान के फिर कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण। तो बाह्यकर्ण के बारे में बता रहे हैं कि बाह्यकर्ण में क्या होता है? जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जो कर्ण हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, उससे क्या बोलते हैं? बाह्यकर्ण बोलते हैं। और उसमें 2 चीज आता है, एक आता है पिन्ना और एक होता है बाह्यश्रवण नलिका। एक होता है पिन्ना और एक होता है बाह्यश्रवण नलिका। तो इस प्रकार से जो फोटो बनाए थे, ये जो बाहर में इस प्रकार से फोटो था, ये पिन्ना था, और इसके अंदर में एक इस प्रकार का नली पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बाह्यश्रवण नली बोलते हैं। ठीक है,
फिर देखेंगे पिन्ना क्या होता है और बायसर्बन नली क्या होता है। तो मानव का कान जो बाहर से दिखाई देता है इसको कान नहीं बोलते। आप लोग अपने बच्चे को, अपने भाई बहन को या किसी को भी या गुड इंग्लिश में पढ़े होंगे कि ये कान होता है, इसको इंग्लिश में ईयर बोलते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कान नहीं होता है, ये जो आपको बाहर में भाग दिखाई दे रहा है इसको पिन्ना बोलते हैं, इसको ईयर पिन्ना बोलते हैं, या इसको ऑरिकुलर भी बोल सकते हैं, इसको कान नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कान तो पूरा का पूरा है, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंतःकर्ण, लेकिन सिर्फ इसको कान नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना, ईयर पिन्ना या ऑरिकुलर, इसको दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, ये पिन्ना में होता क्या है, देखते होंगे कि लेडीज वगैरह क्या करती है, इसमें कान छेदाती है और इसमें झुमका लटकाती है, या बोलते हैं ना कि कनवाली पहनते हैं, तो इस वाले भाग में पहनते हैं, यानी कि पिन्ना वाले भाग में पहनते हैं। ठीक है, अच्छा आजकल तो लड़का भी पहन रहा है, हम सिर्फ लड़की को नहीं बोल रहे। ओके, ये सब बात की बात है, आगे देखिए। तो बाहरी में जो दिखाई दे रहा है यही होता है ईयर पिन्ना, और इसके अंदर एक नली होता है, उसको क्या बोलते हैं? बायसर्बन नली। पिन्ना होता क्या है, ये बाहर की तरफ दिखने वाला भाग है, ये त्वचा से ढका होता है, इसमें उपास्थि होता है और विशेष प्रकार का पेशी होता है। ये बाहर से दिखने वाला भाग है, ये त्वचा से ढका होता है, एक विशेष प्रकार का उपास्थि होता है और इसमें विशेष प्रकार का पेशी से बना हुआ होता है, यही होता है पिन्ना, और तो कुछ होता नहीं है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये वायु में उपस्थित तरंगों को इकट्ठा करेगा और ध्वनि उत्पन्न करेगा। वायु में जो भी उपस्थित तरंग है, जैसे बोल रहे हैं तो वायु में तरंग उत्पन्न होगा, तो उस तरंग को क्या करेगा? इकट्ठा करेगा और ध्वनि में बदल देगा। क्या उत्पन्न कर देगा? ध्वनि उत्पन्न कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब आइए बायसर्बन नली। इस नली में बाल होता है। बायसर्बन नली में क्या होता है? छोटा छोटा बाल होता है, और ये क्या करता है? मोम स्रावित करने वाला तैलीय ग्रंथि भी होता है। बाल भी होता है और मोम स्रावित करने वाला तैलीय ग्रंथि भी होता है, जिसके कारण होगा क्या? इसमें मोम स्रावित होगा या वसा स्रावित होगा, और यहाँ पर जो बाल है उस बाल का काम क्या है? वो क्या करेगा? धूलकण को मध्य तथा अंतःकरण जाने तक रोकता है। बाहर से जो भी धूलकण हमारे कान के अंदर जा रहा है, तो कान के बाय जो बाहरी कर्ण है उसके पिन्ना के बाद जो होता है जो नली, वो होता है बायसर्बन नली। उसमें पाया जाता है छोटा छोटा बाल। वो क्या करता है? बाहर से आए हुए धूलकण को रोकता है मध्य कर्ण और अंतःकरण में जाने के लिए, या वहां तक जाने से क्या करता है? ये रोकता है। बस ये इसका काम है। तो बाय कर्ण हो गया। अब आते हैं मध्य कर्ण के बारे में। किसके बारे में? मध्य कर्ण के बारे में। ओके, तो फोटो में भी बताए थे कि जो बाय कर्ण होता है उसके बाद होता है मध्य कर्ण, और मध्य कर्ण एक हवा से भरा हुआ होता है, भाग होता है, जो 3 हड्डी से जुड़कर बना होता है। कितने हड्डी से जुड़कर बना होता है? 3। एक का नाम है मेलियस, एक का नाम है इनकस और एक का नाम है स्टेपिस। तो ये तीनों हड्डी आपस में जुड़े होते हैं, ये तीनों हड्डी आपस में जुड़े होते हैं, इसी से बनता है मध्य कर्ण। इसी से कौन सा कर्ण बनता है? मध्य कर्ण बनता है। तो यह एक हवा से भरा हुआ भाग होता है जो 3 हड्डी से मिलकर के बनता है। तीनों हड्डी का नाम मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये वही स्टेपिस है, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी यानी कि स्टेपिस। ओके, आगे देखिए। इस भाग में एक नली खुलता है, उसको बोलते हैं यूस्टेकियन नली। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। देखिए, इस भाग में एक नली खुलता है, उसे क्या बोलते हैं? यूस्टेकियन नली। ये कौन सा नली होता है भाई? तो जो हमारा मध्य कर्ण होता है, जो हमारा मध्य कर्ण होता है उसमें 3 वो हड्डी बताए थे, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ओके, इसी में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा ऐसे करके एक नली खुलता है, इस नली को बोलते हैं यूस्टेकियन नली। इस नली को क्या बोलते हैं? यूस्टेकियन नली। इसका काम क्या है? ये जो स्टोकियन नली है ये क्या करेगा? मध्य कर्ण को ग्रसनी से जोड़ेगा। मध्य कर्ण को किससे जोड़ेगा? ग्रसनी से जोड़ता है। और ये नली कर्णपट के दोनों ओर के दाब को समान रखता है। ये जो नली है यूस्टेकियन नली, कर्णपट के दोनों ओर के दाब को क्या करता है? समान रखता है। ओके, फिर एक और चीज नोट पॉइंट में यहाँ पे क्या बताया गया है? कर्णपट झिल्ली। कौन सा झिल्ली? कर्णपट झिल्ली। याद है क्या? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कान का चदरा बोलते हैं ना, कि कान का चदरा फट जाएगा, ज्यादा आवाज में नहीं सुनो। ओके, तो वही होता है कर्णपट झिल्ली। ये कहाँ होता है? बाय तथा मध्य कर्ण के बीच पाया जाता है। बाय कर्ण तथा मध्य कर्ण, उसके बीच में क्या पाया जाएगा? कर्णपट झिल्ली। इसी को हम लोग कान का पदरा बोलते हैं या चदरा बोलते हैं। ठीक है, पर्दा या चदरा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बाय कर्ण और मध्य कर्ण क्या हो गया? खत्म हो गया।
अब बचा हुआ है अंतःकरण। अब क्या बचा हुआ है? अंतःकरण। तो अंतःकरण के बारे में डिटेल से जानना है और इसी में दो भाग छिपा हुआ है। कौन कौन सा? सुनने का काम और शरीर के संतुलन का काम आंतरिक भाग से ही होता है, अंतःकरण से ही होता है। और ये जो अंतःकरण का संरचना है बहुत डिटेल होता है। इसके अंदर का सारा संरचना डिटेल से बताएंगे। आराम आराम से हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। ओके, तो ध्यान दीजिए। ये जो अंतःकरण होता है इसमें द्रव से भरा हुआ भाग होता है, उसको लेबरिंथ बोलते हैं। अंतःकरण मतलब क्या? उसमें द्रव भरा होगा और उस द्रव से भरा हुआ जो भी भाग है उस भाग को क्या बोलते हैं? लेबरिंथ। द्रव से भरे हुए भाग को क्या बोलते हैं? लेबरिंथ। और यही लेबरिंथ का दो भाग है। लेबरिंथ का कितना भाग है? दो भाग। लेबरिंथ का कितना भाग? दो भाग। एक को बोलते हैं कॉकलिया और एक को बोलते हैं वेस्टिब्यूली। लेबरिंथ का दो भाग, एक को कॉकलिया और दूसरे को वेस्टिब्यूली। जो कॉकलिया वाला भाग है ये सुनने में मदद करता है। जो कॉकलिया वाला भाग है ये किस काम में मदद करता है? सुनने में मदद करता है। और ये जो वेस्टिब्यूली ये शरीर के संतुलन में मदद करता है। ये किसमें मदद करता है? शरीर के संतुलन में। तो दोनों क्लियर हो गया कि सुनने में कौन मदद करेगा? आंतरिक कर्ण का जो लेबरिंथ होता है, द्रव से भरा होता है, उस भाग को लेबरिंथ कहते हैं। और लेबरिंथ के दो भाग होते हैं, एक कॉकलिया और दूसरा वेस्टिब्यूलिया। जो कॉकलिया है वो सुनने में मदद करेगा और जो वेस्टिब्यूलिया है वो शरीर के संतुलन में मदद करेगा। तो अब इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? पता चल गया क्या? बिल्कुल। अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं ये दोनों के बारे में, यानी कि कॉकलिया और वेस्टिब्यूली के बारे में। तो सबसे पहले कॉकलिया के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आप इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए अच्छे से। अब अंतःकरण को डिटेल से पढ़ते हैं। बोल चुके हैं कि अंतःकरण में जो भी द्रव पाया जाता है उसको कॉकलिया कहते हैं। अंतःकरण में जो भी द्रव पाया जाता है उसको लेबरिंथ कहते हैं। और उस लेबरिंथ के दो भाग होते हैं। लेबरिंथ के कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक भाग को बोलते हैं कॉकलिया और दूसरे भाग को बोलते हैं वेस्टिब्यूली। तो पहले पढ़ेंगे कॉकलिया के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे वेस्टिब्यूली के बारे में। ठीक है, आगे देखिए। सबसे पहले लिखे हैं यहाँ कॉकलिया। सबसे पहले क्या लिखे हैं? कॉकलिया। ये जो कॉकलिया होता है ये होता क्या है? लेबरिंथ के घुमावदार भाग। किसका भाग? लेबरिंथ का घुमावदार भाग। तो लेबरिंथ क्या है? अंतःकरण में जो भी द्रव वाला भाग होता है उसको लेबरिंथ बोलते हैं। तो अंतःकरण ऐसे घुमा करके बनाए थे ने, तो देखिए वो घुमा हुआ भाग है, पूरा घुमा हुआ भाग होता है। ठीक है, जब इसको खोलते हैं तो इस प्रकार से दिखाई देता है और इसमें कुछ कुछ द्रव भरा होता है। तो इस भरे हुए द्रव को क्या बोलते हैं? लेबरिंथ बोलते हैं। तो लेबरिंथ के घुमावदार भाग को क्या बोलते हैं? कॉकलिया। लेबरिंथ के घुमावदार भाग को क्या बोलते हैं? कॉकलिया। आगे देखिए, ये जो लेबरिंथ होता है ये अस्थिल तथा झिल्ली नुमा आकृति से बना होता है। लेबरिंथ कैसे बनता है? कुछ अस्थि वाला भाग होता है और कुछ झिल्ली वाला भाग होता है। ये दोनों संरचना मिल करके क्या बनाता है? लेबरिंथ बनाता है। तो जब इसको खोले तो इस प्रकार से दिखाई दिया। तो इस प्रकार से जब दिखाई दिया तो इसमें हमको पता चला कि लेबरिंथ बनता कैसे है। कुछ भाग अस्थिल से मिलकर बनता है और कुछ भाग झिल्ली से मिलकर बनता है। कुछ भाग अस्थिल से मिलकर बनता है और कुछ भाग झिल्ली से मिलकर बनता है। जो भाग अस्थि से मिलकर बनता है उसको अस्थिल लेबरिंथ बोल देते हैं और जो भाग झिल्ली से मिलकर बनता है उसको झिल्ली लेबरिंथ बोल देते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अस्थिल लेबरिंथ नली की एक श्रृंखला होती है। कॉकलिया में अस्थिल लेबरिंथ नली की क्या होती है? एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला कहने का मतलब क्या हुआ? ये बहुत बड़ा होता है। ये जो अस्थिल लेबरिंथ का नली है ये बहुत बड़ा होता है। सोचिए ये पूरा घुमा हुआ है, अगर इसको खोल दिया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो ये एक श्रृंखला की तरह होता है। ओके, और इसी के अंदर झिल्ली नुमा लेबरिंथ होता है। अस्थिल लेबरिंथ एक बहुत बड़ा श्रृंखला होता है और इसी के अंदर झिल्ली नुमा लेबरिंथ होता है। तो अस्थिल लेबरिंथ बाहर की ओर और झिल्ली लेबरिंथ अंदर की ओर, वही तो लिखे हैं। इसी के अंदर झिल्ली नुमा लेबरिंथ होगा। तो अस्थिल के अंदर क्या है? झिल्ली नुमा लेबरिंथ। यहां तक क्लियर है? ओके, अब आगे देखिए क्या ये जो अस्थिल लेबरिंथ है तो यहाँ पर कुछ द्रव भरा होता है। अस्थिल लेबरिंथ में यहाँ पर कुछ क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। तो जो भी अस्थिल लेबरिंथ में द्रव भरा होता है उसको बोलते हैं परिलसिका द्रव। उस द्रव को क्या बोलते हैं? परिलसिका द्रव। और जो झिल्ली नुमा लेबरिंथ है वो भी कुछ ना कुछ से घिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ द्रव। उसको कौन सा द्रव बोलते हैं? एंडोलिम्फ द्रव।
तो ये कुछ कुछ द्रव भरा हुआ होता है, उसकी बात करते हैं। पूरे में द्रव भरा हुआ है तो उसको लेबिरिंथ बोल रहे हैं, और उसके घुमावदार भाग को कॉकलिया बोल रहे हैं। और उसी को जब खोले तो वो दो झिल्ली से मिलकर बना था, एक अस्थिल से और दूसरा झिल्ली से। जो अस्थिल से बना है उसको अस्थिल लेबिरिंथ, जो झिल्ली से बना है उसको झिल्ली लेबिरिंथ। क्लियर है? और अस्थिल लेबिरिंथ एक द्रव से घिरा होता है, द्रव से भरा होता है, उसे परिलसिका द्रव बोलते हैं। और जो झिल्ली नुमा लेबिरिंथ होता है वो भी एक द्रव से घिरा होता है, उसको एंडोलिम्फ द्रव बोलते हैं। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। ये जो कॉकलिया है, ये क्या है? कॉकलिया है। ये दो झिल्ली द्वारा तीन भागों में बढ़ जाता है। कॉकलिया फिर दो झिल्ली द्वारा कितने भागों में बढ़ जाता है? तीन भाग में। एक ऊपरी भाग, एक मध्य भाग और एक निचली भाग। तो किसके द्वारा बढ़ रहा है? दो झिल्ली द्वारा। किसके द्वारा बढ़ रहा है? दो झिल्ली द्वारा। तो कॉकलिया दो झिल्ली द्वारा तीन भागों में बढ़ता है, और जिस झिल्ली के द्वारा बढ़ता है, दो झिल्ली के द्वारा बढ़ता है, तो जिस झिल्ली के द्वारा बढ़ता है उस झिल्ली को बोलते हैं, एक झिल्ली का नाम है राइजनर्स झिल्ली और दूसरे झिल्ली का नाम है बेसिलर झिल्ली। झिल्ली खाने का मतलब परत हुआ, वो खाने वाला झिल्ली नहीं हुआ। ठीक है, तो कॉकलिया इन दोनों झिल्ली की वजह से कितने भागों में बढ़ जाता है? तीन भागों में बढ़ जाता है। आगे देखिए, पहला भाग है ऊपरी भाग, दूसरा भाग है मध्य भाग और तीसरा भाग है निचली भाग। क्लियर है? ओके। अब इसमें भी नाम है, अलग अलग नाम दे दिया गया इसको। जो भी ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं अस्केला वेस्टिब्यूली। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? अस्केला वेस्टिब्यूली। जो बीच वाला भाग है उसको अस्केला मीडिया बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग है उसको अस्केला टिम्पैनी बोलते हैं। ये बस कुछ नहीं, अलग अलग नाम दे दिया। क्या है? कॉकलिया को दो झिल्ली द्वारा तीन भाग में बांटा, ऊपरी, मध्य और निचली। तो जो दो झिल्ली से बांटा उस दोनों झिल्ली का नाम क्या है? एक झिल्ली का नाम है राइजनर्स और दूसरे झिल्ली का नाम है बेसिलर। अभी फोटो में बताएंगे। तो दो झिल्ली द्वारा बांटा गया, इस दोनों झिल्ली का नाम ये है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचली भाग। और इसको क्या कर दिया? नाम दे दिया, और तो कुछ नहीं किया। यही कॉकलिया के तीन भाग है, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचली भाग। जो ऊपरी भाग है उसको अस्केला वेस्टिब्यूली कहते हैं, जो मध्य भाग है उसको अस्केला मीडिया कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग है उसको अस्केला टिम्पैनी कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों झिल्ली के बारे में बताएंगे और ये तीनों भाग के बारे में बताएंगे, और इसके अंदर कुछ द्रव भरा होगा उसके बारे में भी बताएंगे। तो फिलहाल क्या कीजिए, इतना नोट कीजिए जल्दी से। अभी बोले थे कि कॉकलिया को दो झिल्ली द्वारा तीन भागों में बांट दिया गया, एक ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचली भाग। ठीक है, तो कॉकलिया का दो झिल्ली जो था वो यही है, एक है राइजनर्स झिल्ली, अभी भी बताए थे, और एक है बेसिलर झिल्ली। तो जो ऊपर वाला झिल्ली यहाँ पर दिख रहा है इसको बोलते हैं राइजनर्स झिल्ली, और जो नीचे में ये झिल्ली दिख रहा है इसको बोलते हैं बेसिलर झिल्ली। तो कॉकलिया में ये दो झिल्ली है, तो यही दोनों झिल्ली द्वारा कॉकलिया को कितने भागों में बांट दिया गया? तीन भागों में बांट दिया गया। कैसे? तो देखिए, एक ये वाला भाग हो गया यानी कि ऊपरी भाग, एक बीच वाला भाग हो गया यानी कि मध्य भाग, और एक नीचे वाला भाग हो गया यानी कि निचली भाग। और ये भी बताए थे कि सबको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे ऊपरी भाग को अस्केला वेस्टिब्यूली बोलते हैं, बीच वाले भाग को अस्केला मीडिया बोलते हैं, और निचले वाले भाग को अस्केला टिम्पैनी बोलते हैं। ये अलग अलग नाम दे दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। बाकी सब कुछ पुराना ही है। पुराना क्या है कि ये जो भाग है कॉकलिया, इसमें दो झिल्ली होता है, एक अस्थिल लेबिरिंथ होता है और एक झिल्ली नुमा लेबिरिंथ होता है। तो अस्थिल लेबिरिंथ बाहर की ओर और इसके अंदर में क्या है? झिल्ली नुमा लेबिरिंथ। ये तो पहले ही बात बता चुके हैं, पुराना बात है। और ये भी बताए थे कि अस्थिल लेबिरिंथ जिस द्रव से घिरा होता है उसमें परिलसिका द्रव होता है। कौन सा द्रव होता है? परिलसिका द्रव। और जो झिल्ली नुमा लेबिरिंथ होता है ये, तो इसमें कौन सा द्रव होता है? एंडोलिम्फ द्रव। इसमें कौन सा द्रव होता है? एंडोलिम्फ द्रव। तो वही भाग है, दो झिल्ली द्वारा बांट दिया गया, एक झिल्ली का नाम है राइजनर्स और एक झिल्ली का नाम है बेसिलर। जो ऊपर वाला है राइजनर्स झिल्ली, जो नीचे वाला है वो बेसिलर झिल्ली। यही दोनों झिल्ली के वजह से कॉकलिया तीन भागों में बढ़ गया, ऊपरी भाग, मध्य भाग और निचली भाग। जो ऊपरी भाग है उसको अस्केला वेस्टिब्यूली, जो मध्य भाग है उसको अस्केला मीडिया, और जो निचली वाली भाग है उसको अस्केला टिम्पैनी कह देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। बाकी पुराना चीज क्या है कि ये जो कॉकलिया का घुमावदार भाग है, ये लेबिरिंथ का जो घुमावदार भाग है उसमें दो झिल्ली है, एक अस्थिल लेबिरिंथ है और एक झिल्ली नुमा लेबिरिंथ है।
अस्थि लेबरिंथ बाहर की ओर और झिल्ली लेबरिंथ अंदर की ओर। अस्थि लेबरिंथ जिस द्रव से घिरा होता है उसे परिलसिका द्रव बोलते हैं, और जो झिल्ली नुमा लेबरिंथ जिस द्रव से घिरा होता है उसे एंडोलिम्फ द्रव बोलते हैं। यहाँ तक कोई क्लियर है तो बताइए, क्लियर है पूरा? ठीक है, अब आगे क्या बताएंगे। जब आंतरिक कर्ण का फोटो बनाए थे तो वहां पे क्या किए थे, यहाँ पे कुछ ऐसे करके ऑर्गन ऑफ कोटाई बनाए थे, याद है क्या? हाँ, और इसके ऊपर एक झिल्ली पाया जाता था जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। अच्छा, जब अभी ऑर्गन ऑफ कोटाई बनाएंगे तो ये बोलेंगे कि वो पाया जाता है बेसिलर झिल्ली पर। कहाँ पाया जाता है? बेसिलर झिल्ली पर। तो समझ में आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो फिलहाल इस फोटो को भी बनाइए। तो ये आंतरिक कर्ण का फोटो है, और ये जो अंदर में बटा हुआ है दो झिल्ली द्वारा, राइजनर झिल्ली और बेसिलर झिल्ली, यहां तक तो पहले से ही क्लियर है। ओके, अब जो आंतरिक कर्ण का हम फोटो बनाए थे, पहले कर्ण का संरचना जो बनाए थे, उसमें हम ये दोनों दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? हाँ दिखाए थे, और बोले थे ये होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई, और इसके ऊपर जो झिल्ली होता है ये होता है टेक्टोरियल झिल्ली। ये पहले वाला बात भूल जाइए, बाकी सब वही है, ठीक है? अस्थि लेबरिन, झिल्ली नुमा लेबरिन, टेक्टोरियल झिल्ली, बाकी सब वही है। अभी नया क्या आया है कि ये जो कॉकलिया है, तो कॉकलिया के बेसिलर झिल्ली पर, किस पर? बेसिलर झिल्ली पर, या बेसिलर झिल्ली के आधारीय भाग पर, या कॉकलिया के आधारीय भाग पर। तो ये आधार वाला भाग हुआ कि नहीं? आधार वाला भाग क्या होता है? जहां पर हम खड़ा है, धरती हमारे लिए क्या है? आधार का काम कर रहा है। ओके, अगर ये मार्कर इस पर खड़ा है तो ये आधार का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है इसके आधार का काम, ठीक है? तो ये हो गया आधार, यानी कि कॉकलिया के आधारीय भाग, यानी कि कौन सा झिल्ली? बेसिलर झिल्ली। तो बेसिलर झिल्ली पर एक एक अंग पाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये जो संरचना आपको पूरा का पूरा यहाँ का दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोटाई बोलते हैं। अब ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या होता है? यह एक प्रकार का संरचना होता है जिसके पास बहुत सारा रोम कोशिका पाया जाता है। यह एक संरचना होता है जिसके पास बहुत सारा क्या पाया जाता है? रोम कोशिका। तो ये देखिए, ये क्या हो गया? रोम कोशिका हो गया। ये आपका कौन सा कोशिका हो गया? इसके ऊपर जो भी पाया जा रहा है ये रोम कोशिका हो गया। क्लियर है? ऑर्गन ऑफ कोटाई एक संरचना है जिसके ऊपर रोम कोशिका पाया जाता है, ठीक है? ये रोम कोशिका जो है ये श्रवणग्राही के रूप में कार्य करता है। रोम कोशिका किसके रूप में कार्य करता है? श्रवणग्राही के रूप में कार्य करता है। और रोम कोशिका का जो आधारीय भाग होता है वो अभिवाही तंतु के पास में होता है, उसके नजदीक में भी होता है। किसके नजदीक में? रोम कोशिका का आधारीय भाग अभिवाही तंतु के नजदीक में होता है। किसके नजदीक में होता है? अभिवाही तंतु के नजदीक में होता है। अच्छा, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है, और इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? रोम कोशिका। इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? रोम कोशिका। और ये भी देख सकते हैं कि रोम कोशिका ऊपर से ऐसे 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 हो चुका है। तो ये जो रोम कोशिका है, प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपर उंगली नुमा छोटा संरचना, पतला रेशे नुमा एक संरचना होता है, उसको बोलते हैं अस्टीरियोसीलिया प्रवर्ध। उसको क्या बोलते हैं? अस्टीरियोसीलिया प्रवर्ध। बस कुछ नहीं है, ये रोम कोशिका के ऊपर वाला भाग में नुकीला होता है थोड़ा, उसी को बोलते हैं अस्टीरियोसीलिया प्रवर्ध, और कुछ बात नहीं है। अच्छा, जब अस्टीरियोसीलिया हो गया, रोम कोशिका हो गया, ऑर्गन ऑफ कोटाई हो गया, तो इस संरचना के ऊपर एक और झिल्ली दिख रहा होगा। इस संरचना के ऊपर में क्या दिख रहा होगा? एक झिल्ली दिख रहा होगा। उस झिल्ली को बोलते हैं टेक्टोरियल झिल्ली। उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? टेक्टोरियल झिल्ली। अच्छा, अब ये पूरा कान का संरचना जो हो गया, कॉकलिया खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे सुनने का क्रिया। कॉकलिया का क्या काम था? सुनने में मदद कर रहा है। तो आंतरिक कर्ण द्रव से भरा होता है, उसको लेबरिंथ बोलते हैं। और लेबरिंथ के दो भाग होते हैं, कॉकलिया और वेस्टिब्यूला। कॉकलिया का काम है सुनने में मदद करना, और वेस्टिब्यूला का काम है शरीर के संतुलन में मदद करना। तो अभी हम चूंकि कॉकलिया के बारे में पढ़े हैं, तो कॉकलिया करेगा सुनने में मदद। तो अभी कौन सा क्रिया पढ़ेंगे? सुनने का क्रिया पढ़ेंगे, ठीक है? फिर जब पढ़ेंगे वेस्टिब्यूला, तो वेस्टिब्यूला करेगा शरीर के संतुलन में मदद, तो शरीर के संतुलन वाला पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी कॉकलिया के बारे में पढ़े हैं, इसलिए अब आगे क्या पढ़ेंगे? सुनने का क्रिया पढ़ेंगे। तो जल्दी से इस फोटो को भी बना लीजिए, अब सुनने का क्रिया स्टार्ट किया जाएगा। अब सिंपली से क्या होगा, कॉकलिया वाला जो भाग है सुनने में मदद करता है। तो अब हम टॉपिक क्या स्टार्ट किए? श्रवण की क्रिया। श्रवण की क्रिया कहने का मतलब सुनने की क्रिया। आखिर में जो अभी हम बोल रहे हैं,
और ये हमारे मोबाइल में जो रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्ड जब अपलोडेड करेंगे तो वीडियो में मेरा आवाज साउंड रिकॉर्ड हो गया है, तो फिर आप जब बजाएंगे तो मोबाइल से बजेगा, तो वो साउंड आपको कैसे सुनाई देता है, वही तो पढ़ रहे, सुनने की क्रिया। कौन सी क्रिया? सुनने की क्रिया। तो जो हम बोले आपको कैसे सुनाई देगा ये बताते हैं आज, कि हमारे कानों में जो होता है कैसे सुनाई देता है, कैसे कोई आवाज हमारे को पता चलता है कि उधर से आवाज आया। ठीक है, तो सारा सुनने की क्रिया देखने वाले हैं। और इसको क्या किए हैं, 6 स्टेप में पूरा किए। कितने स्टेप में पूरा किए? 6 स्टेप में। और उम्मीद करते हैं कि पूरा अच्छा से समझ में आने वाला है। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पर छोटा सा फोटो भी बनाए ताकि अच्छे से बता सकें। ठीक है, देखिए एक एक करके सारे स्टेप को फॉलो करिए, कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला स्टेप, बाएं कर्ण का पिन्ना ध्वनि तरंग को ग्रहण करता है और बाएं श्रवण नली में भेजता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाएं कर्ण है। ये कौन सा कर्ण है? बाएं कर्ण। ये कौन सा कर्ण है? मध्य कर्ण। ये कौन सा कर्ण है? अंतःकर्ण। तो बाएं कर्ण का जो ये वाला भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना। ये तो पहले ही बता चुके हैं। और इसको क्या बोलते हैं? बाएं श्रवण नली। कौन सा नली? बाएं श्रवण नली, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? कर्णपट झिल्ली होता है। कौन सा झिल्ली होता है? कर्णपट झिल्ली होता है। और ये एक भाग होता है मध्य कर्ण, ये कर्ण होता है अंतःकर्ण, ये कर्ण होता है बाह्य कर्ण। ये तो पहले ही संरचना बता दिए हैं। ठीक है ना? ओके, तो पहला स्टेप पढ़िए, बाह्य कर्ण का पिन्ना। बाह्य कर्ण का पिन्ना, इसका काम क्या था? ये ध्वनि तरंग को कलेक्ट करेगा। किसको कलेक्ट करेगा? ध्वनि तरंग को ग्रहण करेगा। ये जो पिन्ना है ध्वनि तरंग को ग्रहण करेगा, अपनी ओर लाएगा, इकट्ठा करेगा, और उस ध्वनि तरंग को किसको दे देगा? बाह्य श्रवण नली को। उस ध्वनि तरंग को किसको दे देगा? बाह्य श्रवण नली को। तो पहला काम तो यही है, ये जो हमारा पिन्ना है ये ध्वनि तरंग को कलेक्ट करेगा और किसको दे देगा? बाह्य श्रवण नली को। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, अब ये ध्वनि तरंग कहाँ चला गया? बाह्य श्रवण नली में। कहाँ चला गया? बाह्य श्रवण नली में। तो जब बाह्य श्रवण नली में ध्वनि तरंग आ गया तो ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और यहाँ तक आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा? कर्णपट झिल्ली तक। तो अगला पॉइंट देखिए, ध्वनि जब कर्णपट झिल्ली में आता है तो कंपन उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पिन्ना ध्वनि लाया और किसको दे दिया? बाह्य श्रवण नली को। अब ये ध्वनि किससे टकराता है? कर्णपट झिल्ली से। किससे टकराता है? कर्णपट झिल्ली से। कोई भी ध्वनि कर्णपट झिल्ली से टकराया तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। जैसे ढोलक बजाते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न है, घंटी बजाते हैं तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से ये ध्वनि आया और इसमें एक झिल्ली है कर्णपट झिल्ली, जब इससे टकराएगा तो कंपन तो उत्पन्न होगा ही, सिंपल सी बात है। तो दूसरा पॉइंट भी क्या हो गया? क्लियर है कि ध्वनि आया कर्णपट झिल्ली में, कंपन उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया? कंपन। तो ये 2 पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, अगला देखिए, तीसरा पॉइंट, जो कंपन उत्पन्न हुआ कहाँ उत्पन्न हुआ? कर्णपट झिल्ली में। अब वो मध्य कर्ण के तीनों अस्थि द्वारा कॉकलिया के मध्य कर्ण के तीनों अस्थि द्वारा कॉकलिया के द्रव में पहुंचता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब अभी पर यहाँ कंपन उत्पन्न हुआ, कर्णपट झिल्ली में क्या उत्पन्न हुआ? कंपन। तो ये कंपन फिर कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, मध्य कर्ण में जाएगा, फिर अंतःकर्ण में जाएगा। मध्य कर्ण में कैसे जाएगा? तीनों हड्डी से गुजर करके जाएगा और ये फिर जाएगा अंतःकर्ण में। फिर कहाँ जाएगा? अंतःकर्ण में। और अंतःकर्ण में बताए हैं कि क्या होता है? द्रव भरा होता है, वहीं पर पहुंच गया। ये कंपन कहाँ पहुंच गया? अंतःकर्ण के भरे हुए द्रव में। अंतःकर्ण के भरे हुए द्रव में ये कंपन कहाँ पहुंच गया? अंतःकर्ण के भरे हुए द्रव में पहुंच गया। ठीक है, और वहां पर पहुंच करके उस द्रव में कंपन उत्पन्न कर देता है। कंपन पहुंचा, उसके वजह से उसमें तरंग उत्पन्न हो गया। उसमें क्या उत्पन्न हो गया? तरंग उत्पन्न हो गया। और जब तरंग उत्पन्न हुआ तो बेसिलर झिल्ली में हलचल होने लगता है। बेसिलर झिल्ली क्या है? तो ये जो नीचे वाला झिल्ली था बेसिलर झिल्ली था, इसके ऊपर वाला जो झिल्ली था राइजनस झिल्ली था। तो बेसिलर झिल्ली पर ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, ये भी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपन हुआ था उत्पन्न मध्य कर्ण से होते हुए पहुंचा आंतरिक कर्ण में भरे हुए द्रव में। जब ये कंपन इस द्रव में आया तो तरंग उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया? तरंग उत्पन्न कर दिया। और जब तरंग उत्पन्न किया
तो ये जो बेसिलर झिल्ली है इसमें हलचल होने लगा, बेसिलर झिल्ली में क्या होने लगा, हलचल होने लगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए, हलचल के वजह से रोम कोशिका मुड़कर टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालता है। जैसी हलचल उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, जैसी हलचल उत्पन्न हुआ उसके वजह से रोम कोशिका मुड़ जाता है। इसके ऊपर जो भी रोम कोशिका है ये क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। और ये किसके ऊपर दबाव डालता है, टेक्टोरियल झिल्ली पर। किसके ऊपर दबाव डालता है, टेक्टोरियल झिल्ली पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे क्या होगा, पांचवा पॉइंट, अब अभिवाही न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा। जैसे ही इस पर दबाव आया वैसे यहाँ पर होता है न्यूरॉन और उसमें तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाता है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, तंत्रिका आवेग। फिर यही आवेग क्या होगा, अभिवाही तंतु द्वारा श्रवण तंत्रिका यानी कि संवेदी तंत्रिका से अग्र मस्तिष्क के श्रवण बलकुट में पहुंचता है। ये क्या बोल दिया हमने, बहुत अच्छा सिंपल बात बोले। देखिए जैसी तंत्रिका आवेग में तंत्रिका आवेग उत्पन्न हुआ तो फिर बोले थे उसका संचरण कैसे होता है, पहला न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरा न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, ऐसे बताए थे। ठीक है, तो वही तो हो रहा है। वो न्यूरॉन क्या किया, अभिवाही तंतु द्वारा श्रवण तंत्रिका या संवेदी तंत्रिका, तो बोले थे जब सुनेंगे तो यहाँ क्या ये सूचना दिमाग के पास कैसे जाएगा, संवेदी तंत्रिका द्वारा जाएगा। तो वही तो है, संवेदी तंत्रिका बोले या श्रवण तंत्रिका बोले। ठीक है, अच्छा जो जाता है कहाँ जाता है, मस्तिष्क में। कौन मस्तिष्क में, अगर मस्तिष्क में, कहाँ, सेरिबरम में। सेरिबरम में भी 3 क्षेत्र होता है, कौन से क्षेत्र में, तो संवेदी क्षेत्र में। संवेदी तंत्रिका के वजह से कौन से क्षेत्र में जाता है, संवेदी क्षेत्र में जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या आ गया, संवेदी क्षेत्र में क्या आ गया, तंत्रिका आवेग। क्या आ गया, तंत्रिका आवेग। तो तंत्रिका आवेग कहाँ जा चुका है, ब्रेन के संवेदी क्षेत्र में जा चुका है। अब क्या होगा, फिर उस आवेग का विश्लेषण किया जाएगा और ध्वनि को पहचाना जाएगा। जो भी आवेग आ गया है संवेदी क्षेत्र में, मस्तिष्क में आ गया है, सीएनएस में आ गया है, तो अब उस आवेग का क्या होगा, उस आवेग को विश्लेषण करेगा और उस ध्वनि को पहचानेगा कि जो भी ध्वनि गया है वो किसका है। अच्छा, और वो क्या पता करना चाहेगा और उसको डिटेल से सब कुछ पता करना कि क्या ये आवाज हमको पहले से सुना हुआ है। तो संवेदी क्षेत्र क्या करता है, सहभागी क्षेत्र को देता है। जिस प्रकार से आंख वाला सूचना दे रहा था उसको, उसी प्रकार से कान वाला सूचना किसको दे रहा है, सहभागी क्षेत्र को। क्योंकि सेरिब्रम जो होता है वो हमारा क्या बोलते हैं, मेमोरी का काम करता है। तो सूचना तो पहुंच गया, लेकिन अगर हमको होता है ना कि कोई चीज याद होता है, जैसे कहीं गाना बजता है तो हमको लगता है अरे ये तो अक्षय कुमार का गाना है, अरे ये तो सनी देओल का गाना है, अरे ये तो शाहरुख खान का गाना है। तो गाना कैसे हम पकड़ लेते हैं कि वो गाना हम पहले से सुने हुए हैं और वो फिट है हमारे मेमोरी में, ब्रेन के मेमोरी में। तो सूचना जब गया तो आवाज को पहचाना, ध्वनि को क्या किया, पहचाना, और ये पुरानी याददाश्त से मिलाता है कि ए तुम इस सूचना को पकड़ो, सहभागी क्षेत्र को दे देता है और बताओ कि कौन हीरो का गाना है। तो वो बताता है तो ठीक है, नहीं तो लगता है ये नया गाना है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग किसी चीज को सुनते हैं। तो अभी फिलहाल क्या कीजिए, इसको उतारिए, एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे, घबराना नहीं है, पूरा आसान है, बहुत अच्छा है। अब इसको ही तो पढ़ करके सुनाए थे, अब इसको अच्छे से समझाते हैं। जो भी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ क्लियर होगा। देखिए ये हमारा कान है और कान में होता है बाह्य कान, मध्य कान, अंतःकान। तो बाह्य कान में पिन्ना होता है, बाह्य नलिका होता है, इसके बीच में एक परत होता है, इसको कनपट झिल्ली बोलते हैं। ये मध्य कान है और ये अंतःकान है। अंतःकान में द्रव भरा होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो क्या हुआ, बाह्य कान में जो पिन्ना होता है इसका काम क्या है, बाहर से ध्वनि को कलेक्ट किया, बाहर से ध्वनि को कलेक्ट किया। जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो वायु में क्या उत्पन्न हुआ, ध्वनि तरंग उत्पन्न हुआ। ये ध्वनि तरंग को कौन कलेक्ट करता है, ये पिन्ना। ये ध्वनि तरंग को कलेक्ट कर लिया और दे देता है अंदर। तो अंदर कहाँ देगा, बाह्य श्रवण नली में देगा। ठीक है, तो ये ध्वनि चला गया बाह्य श्रवण नली में। ये जब आगे पहुंचेगा तो पहुंचेगा कर्णपट झिल्ली में, और जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, और ये कंपन फिर मध्य कर्ण से होते हुए, तीनों हड्डी से होते हुए पहुंच जाता है आंतरिक कर्ण में मौजूद द्रव में। जैसे यहाँ ये कंपन आया, द्रव में आया, तो तरंग उत्पन्न कर दिया। क्या उत्पन्न कर दिया, तरंग। अब जैसे इसमें तरंग उत्पन्न हुआ तो इसके बेसिलर झिल्ली में हलचल होने लगा। बेसिलर झिल्ली में क्या होने लगा, हलचल होने लगा।
अब रोम कोशिका मुड़ जाता है और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव करता है। हलचल हुआ तो रोम कोशिका मुड़ गया और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डाला। अब वहां पर होता है अभिवाही तंत्रिका या अभिवाही तंतु, वहां पर उसके द्वारा सूचना कहाँ जाता है, संवेदी न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन के पास पहुंचता है सूचना। जब ब्रेन के पास पहुंच गया तो उस आवेग को क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और ध्वनि को पहचान लिया जाता है। वो फिर सहभागी क्षेत्र को दे देगा कि बताओ कौन सा हीरो का गाना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या होते हैं, हम लोग को आवाज सुनाई देता है। तो अभी क्या हो गया है, अंतःकरण में कॉकलिया भाग खत्म हो गया है। कॉकलिया का काम सुनना था, कैसे सुनते हैं ये भी बता दिए। अब इसका दूसरा भाग बचा हुआ है वेस्टिब्यूली। अब इसका दूसरा भाग बचा हुआ है वेस्टिब्यूली और उसका काम होता है शरीर के संतुलन में मदद करना। तो इसको जल्दी से उतारिए। अंतःकरण में दो भाग था, एक भाग था कॉकलिया, खत्म हो गया है, उसका काम था सुनना, खत्म हो गया है। अब दूसरा भाग है, ये भाग क्या है, वेस्टिब्यूली। इस भाग को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूली। और ये करता है काम क्या, शरीर के संतुलन में मदद करता है। किसके मदद में करता है, शरीर के संतुलन में मदद करता है। जो कॉकलिया वाला भाग था सुनने में मदद करता है और जो वेस्टिब्यूली वाला भाग है ये शरीर के संतुलन में मदद करता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये कॉकलिया के ऊपर पाया जाता है। ये जो वेस्टिब्यूली है किसके ऊपर पाया जाता है, कॉकलिया के ऊपर। और इसके बारे में जो भी आपके बुक में लिखा हुआ है उसको हम एक डायग्राम से बनाना चाहें, कैसे बनाएं इसको, एक डायग्राम से। देखिए क्या कहता है, ये जो वेस्टिब्यूली है ये तीन चीज से मिलकर बनता है। कितने चीज से मिलकर बनता है, तीन चीज से। एक हो गया यूट्रिकल, एक हो गया लघु कोश और एक हो गया ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। ये जो वेस्टिब्यूली है कितने चीज से मिलकर बनता है, तीन चीज से, यूट्रिकल, लघु कोश और ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ। ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ ये तीनों संरचना से मिलकर बना होता है ये आपका वेस्टिब्यूली तंत्र और ये शरीर के संतुलन में मदद करता है। अच्छा, और इसमें देखिए ये जो इट्रिकल वाला होता है ये बड़ा भाग होता है, लघु कोश वाला भाग छोटा होता है। तो देख रहे हैं ये वाला बड़ा भाग दिख रहा है और ये वाला छोटा भाग दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज देख रहा होगा, जो यूट्रिकल हो चाहे लघु कोश हो, दोनों में एक उभार देखने को मिलता है। उस उभार को मैक्यूला बोलते हैं। उस उभार को क्या बोलते हैं, मैक्यूला बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब इधर जो ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ है इसके नीचे की ओर एक फूला हुआ भाग होता है, उसको एम्पुला बोलते हैं। ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और इसके एम्पुला में एक उभार देखने को मिलता है, इसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। इसमें भी एक उभार देखने को मिलता है जिसको क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। जैसे इसमें एक उभार था तो इसको क्या बोले, मैक्यूला। अगर ये उभार किसमें है, यूट्रिकल में और लघु कोश में, तो इस उभार को बोलेंगे मैक्यूला। लेकिन उभार किसमें है, ऑर्गन ऑफ ऑटोलिथ में है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। और इसके क्रिस्टा एम्पुलेरिस में रोम कोशिका पाया जाता है। कौन कोशिका पाया जाता है, रोम कोशिका पाया जाता है। यहां तक आपको याद रखना है। बाकी अब बोलेंगे कि क्या किया जाए, शरीर के संतुलन के बारे में पढ़ा जाए, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही आपके बुक में दिया गया है। जितना भी बुक में दिया गया था उसके बारे में आपको बता दिए हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। और ये क्या हुआ है, ये चैप्टर नंबर 21 का लास्ट वीडियो था। इसी के साथ, इस वीडियो के साथ, इस टॉपिक के साथ इस चैप्टर का क्या हो रहा है, अंत हो रहा है। यानी कि ये चैप्टर आपका क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, कहीं पर भी कुछ नहीं छोड़े हैं। तो मिलते हैं अगले नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।